नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। 24 घंटे के अंदर दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका बड़ा राजनीतिक और चुनावी असर माना जा रहा है। बंगाल के चुनावों पर यह असर पड़ेगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव के लिए संकल्प पत्र यानी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर का साथ छोड़ दिया। जी, जो दो भाई साथ आए थे वो अब किनारे हो गए। उधर अमित शाह ने कोलकाता की धरती से वो ऐलान कर दिया जिसने दक्षिणेश्वर से लेकर गंगा सागर तक एक नई सियासी सुनामी ला दी है। अमित शाह कहते हैं 6 महीने दीजिए और बंगाल में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। दूसरी ओर ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, और ऐसा उस घटना के बाद हुआ जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर पर बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। उसका वीडियो भी जारी किया। अब सवाल इंडिया का यह है कि यूसीसी और ओवैसी, इन दो फैक्टर्स के बीच बंगाल का मुसलमान चुनाव में किसे फायदा पहुंचाएगा, किसे नुकसान? क्या हिंदू वोट का जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा? और ये क्यों कह रहे हैं? बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मतदान से 13 दिन पहले अमित शाह ने जो ऐलान किया है वो सिर्फ एक कानून की बात है या फिर ये उस चुनावी बिसात की सबसे मजबूत चाल है जहां शह और मात का खेल अब ध्रुवीकरण के खुले मैदान में खेला जाएगा। बीजेपी ने यूसीसी का ट्रम्प कार्ड फेंककर साफ कर दिया कि वो अपने सबसे बड़े वैचारिक एजेंडे के साथ फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी। बीजेपी का संदेश साफ है, एक देश एक विधान के नाम पर हिंदू वोटों का ऐसा महाध्रुवीकरण जो उसे स्थायी रूप से सत्ता का दावेदार बना दे। तो वहीं दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट सिर्फ यूसीसी का नहीं है। सियासत के समंदर में एक तरफ यूसीसी की लहर है तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों की दावेदारी में बदलते समीकरण। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से किनारा कर लिया। बाबरी के नाम पर दीदी से बगावत करने वाले हुमायूं और ओवैसी ने जो भाईचारा दिखाया था वो खत्म हो गया है। लेकिन इस जोड़ी के बिखरने से मुस्लिम वोट बिखरेगा या किसी एक पार्टी की ओर बढ़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूसीसी का ब्रह्मास्त्र चलाकर बीजेपी ने एम फैक्टर की काट निकाल ली। यूसीसी और ओवैसी, जी ये दो मंत्र हैं क्या इस चुनाव के? दोनों को मिलाकर देखें तो बंगाल में सत्ता की चाबी कहलाने वाला मुस्लिम वोट किस हद तक प्रभावित होगा? बहस के बीच यह भी याद रखने वाली बात है कि बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 91 लाख वोटरों के नाम हटाए जा चुके हैं और इसका असर भी उन्हीं सीटों पर ज्यादा पड़ा है जो ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने पिछले दिनों ऐसी पहल भी की है जिसे सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम दिया गया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। अब दीघा के जगन्नाथ मंदिर से लेकर सिलीगुड़ी के महाकाल और कोलकाता के दुर्गा आंगन तक, क्या आज अमित शाह ने इसी सॉफ्ट हिंदुत्व की दीवार में यूसीसी के तीर से सेंध लगा दी? आज सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए, क्या बंगाल का चुनाव अब सड़क, बिजली, पानी और रोजगार से हटकर सिर्फ और सिर्फ मजहबी पहचान की लड़ाई बनकर रह गया है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखें और फिर अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगी आपसे। चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक को चैलेंज कर रहे ओवैसी और हुमायूं की जोड़ी टूट गई। हुमायूं कबीर पर तथाकथित डील के आरोप की वजह से ओवैसी की पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। एआईएमआईएम ने बयान जारी करके कहा, हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। आज से एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास इस चुनाव में वोट डालेगी। और हुमायूं कबीर को लेकर हम उतना चिंता करने की विषय नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। इधर मुस्लिम वोट की नई संभावना बनकर उभरे गठबंधन का वक्त से पहले ही अंत हो गया। उधर बीजेपी ने यूसीसी का धमाका कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। बंगाल के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने 6 महीने में यूसीसी लागू करने के अलावा घुसपैठ का खात्मा करने, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने, 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग लागू करने जैसे वादे भी किए। देखा जाए तो बीजेपी के संकल्प पत्र में आधी आबादी का खास ख्याल रखा गया है, जो कि बंगाल में बेहद मजबूत वोट बैंक है। और शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। वोट से 13 दिन पहले बंगाल का गेम बदल गया है क्या? सवाल इंडिया का ये कि यूसीसी बंगाल में अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है, यानी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। ओवैसी मुस्लिम वोट बांटेंगे और यूसीसी हिंदू वोट जोड़ेगा। ममता सॉफ्ट हिंदुत्व से रोक पाएंगी यूसीसी का ब्रह्मास्त्र। सवाल इंडिया का यह कि बंगाल का चुनाव वोट के ध्रुवीकरण पर लड़ा जाएगा क्या? और सवाल इंडिया का यह भी कि ममता को ओवैसी हुमायूं के अलग होने से फायदा मिलेगा क्या? मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स साहब हैं। वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु हुसैन, प्रवक्ता हैं टीएमसी पार्टी के, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मोहम्मद नफीस अंसारी प्रवक्ता एमआईएम के हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, अध्यक्ष हैं एआईआई के, यानी कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। अब मैं सबसे पहले चारू जी आपके पास आ रही हूं। बंगाल में आप लोगों ने चुनाव से एन पहले ये यूसीसी वाला दाव चला है। अब लोग कह रहे हैं ममता जी मंदिर जाती रही, आपने वोट खींच लिए यूसीसी का दाव डालकर एन मौके पर। सुचारिता जी नमस्ते। देखिए, इसको एन मौके पे दाव बोलना चाहे विपक्ष वाले या जो भी बोलना चाहे, सच्चाई ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी पार्टी का उद्देश्य लक्ष्य हमेशा से रहा है, जिस दिन से हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। और पहले भी हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी उस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू जरूर किया जाएगा। और बंगाल अलग नहीं है। बंगाल को जरूरत है कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो। ये कोई वेग वादे, कोई दूर के वादे नहीं है। 6 महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, ये हमारे गृह मंत्री का कहना है। ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है और अपने मैनिफेस्टो की हर एक बात हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में हमने पूरी कर दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। और मुझे लगता है खास करके बंगाल में इस तरीके की पहल की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कुछ समय से बंगाल को एक ऐसा राज्य बना के रख दिया है ममता सरकार ने, जहां पर राजनीति केवल तुष्टीकरण की नहीं होती, राजनीति खून खराबे की होती है, राजनीति अवैध घुसपैठियों के साथ होती है, राजनीति उन लोगों को बचाने की होती है जो समाज के लिए एक एंटी सोशल एलिमेंट, क्रिमिनल्स, आप उनको जो बोलना चाहे वो है। राजनीति विक्टिम्स को संभालने की नहीं होती, जो उनको शोषित करते हैं, जो उनके ऊपर बहुत हर तरीके के वायलेंस करते हैं, उन लोगों का साथ देने की होती है। आप मुर्शिदाबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए, हिंदुओं के घर जलाए गए लेकिन सरकार कहां पाई गई। आरजी कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक डॉक्टर को वहां पर बेरहमी से रेप के बाद मार दिया गया लेकिन सरकार कहां पाई गई। मुर्शिदाबाद का एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर फेंसिंग करके अवैध घुसपैठियों को रोकने के बदले वहां आप अपनी बीएसएफ को ही रोक रहे हैं, जमीन देने से मना कर देते हैं। तो बंगाल की इतनी सारी समस्याएं हैं जिनको दूर करने का एकमात्र तरीका है भाजपा की सरकार, और ना ही केवल हमारा। नहीं, आप कह रही हैं कि समस्याएं दूर करने का एकमात्र तरीका है, लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं वोट पाने का एकमात्र तरीका है यूसीसी उछाल दो और वो हिंदू वोटों को जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम वोट तो मिलने नहीं है, तो इसीलिए ये तरीका आपने उछाला है आखिरी समय पर। मैं एक बार जरा मैं शांतनु जी के पास जाना चाहती हूँ। चारिता जी, नहीं चारिता जी, हाँ, बोलिए बात है, हिंदू वोट तो है ही,
मुसलमान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा भला किसका होने वाला है? Constitution says about unity in diversity. अच्छा ठीक है, आप कह रही है मुसलमान खुश हैं, आप ये कह रही बंगाल के मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला होगा, बंगाल का मुसलमान खुश है। मेरे पैनल पे जो है मैं उनसे जरूर पूछूंगी। नहीं पहले एक बार शांतनु जी के पास जा रही हूँ, शांतनु जी के पास पहले जा रही हूँ। और मुझे बताया है चरण सिंह सापरा जी भी जुड़े हुए हैं, वो अभी आप उनको भी देख रहे हैं। मैं एक बार जरा शांतनु जी के पास जाऊंगी। पहले शांतनु जी। देखिए, we live in a country India where the constitution speaks about unity in diversity. जी। और यहाँ पर अमित जी जब मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड मोस्ट इनएफिशिएंट होम मिनिस्टर ऑफर, हमारा देश का सबसे इनएफिशिएंट होम मिनिस्टर जो है, हाँ। ये दोबारा वो साबित कर दिया कि ये प्रॉमिस नहीं है, ये कि इनडायरेक्ट थ्रेट है। जबकि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोगों का यहाँ पर हर एक स्टेट का डेमोग्राफिक पैटर्न अलग अलग है, चॉइस अलग अलग है, स्टाइल अलग अलग है, लिविंग पैटर्न अलग अलग है, ये लैंग्वेज अलग अलग है, फूड अलग अलग है। ये लोग जबरदस्ती वन नेशन वन पार्टी वन इलेक्शन इस मोड में चलने का कोशिश कर रहा है। वो खुद साबुत कर दिया कि अगर बंगाल में ये लोग जीत गया, एक तो खुद मान लिया कि बंगाल को अब दिल्ली और गुजरात से ये रूल करेंगे, गवर्न नहीं करेंगे, ओन करेंगे। और ये दोबारा वो लोग सबूत कर दिया अगर चुनाव में बाई चांस जीत भी गया तो इन लोगों का दिल में क्या है। नहीं, इसका क्या मतलब है कि बंगाल को दिल्ली और गुजरात से रूल करेंगे? शांतनु जी, इसका क्या मतलब है कि बंगाल को दिल्ली और गुजरात से रूल करेंगे? अब दिल्ली तो सीट है ना सरकार की। जी, जो डाइवर्सिटी हम लोग एंजॉय करता है बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको खत्म करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हर एक आदमी का अलग अलग स्टाइल हो सकता है, अलग अलग चॉइस हो सकता है, अलग अलग रिलीजियन हो सकता है, अलग अलग फूड हैबिट हो सकता है, सबको जबरदस्ती। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया, अपनी मंशा साफ कर दी कि हम यूसीसी बंगाल में लाना चाहते हैं। तो जो साथ नहीं खड़े होंगे वो सीधे सीधे उनके खिलाफ वोट देंगे, जो उनके साथ है, जो उनको लगता है कि यूसीसी जरूरी है। बंगाल के लोग अगर यूसीसी के साथ नहीं खड़े होंगे, शांतनु जी, इनडायरेक्ट थ्रेट है, इट्स नॉट ए प्रॉमिस, ये इनडायरेक्ट थ्रेट है बंगाल के आदमी के लिए। और ये सबूत कर दिया अगर बाई चांस जीत भी गया, जो 100% नहीं होने वाला है, ये लोग क्या करेगा वो सबूत कर दिया। नहीं, कैसे थ्रेट है? मैं एक बार, अच्छा ठीक है, मैं जरा इसको आगे बढ़ाती हूँ। हर्षवर्धन जी को भी डिबेट में लाइए, शम्स जी को लाइए, नफीस साहब को लाइए। मुझे ये बताइए नफीस साहब, आपके लिए तो स्टोरी कुछ और ही है आज। MIM तो चर्चा में किसी और ही वजह से है। बंधुओं की बात हुई, फिर भाई ना रहा, वो वाली कहानी हो गई है। मैं उस पर आ नहीं रही अभी, क्योंकि ओवैसी साहब थोड़े दिन हमें बताया गया कि ओवैसी साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब तक प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है उस पर बोलना क्या है। क्या मैं सही कह रही हूँ कि पता नहीं है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? क्योंकि इतनी बड़ी खबर बंगाल चुनाव की थी कि दो भाई साथ आ गए, हाथ पकड़कर रैलियां कर रहे थे, और अब एकदम से दरार आ गई। मैडम क्या टॉप। देखिए, AIMIM और बीजेपी समुंदर के वो दो किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। हुमायूं कबीर का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, MIM ने उनसे अलायंस तोड़ दिया है, क्योंकि MIM ऐसा किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेगी जिसका जुड़ाव बीजेपी से दिखेगा। अब असद साहब इस पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे, ये सही बात है। जहां तक बात यूसीसी की है, तो देखिए मैडम, इस देश में हर वो कानून जो संविधान के खिलाफ बनेगा, मुसलमान उसको फाड़ के फेंक देगा। चूंकि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 19 के खिलाफ, 21 के खिलाफ, आर्टिकल 21 हमें कहता है पर्सनल लिबर्टी। ये हमारी आजादी है, हम किस तरीके से खाए, कहां रहे, कैसे जिए, क्या पहने, सरकार नहीं होती है जो हमें सिखाई। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है, यूसीसी हमसे वो अधिकार छीन रहा है। आर्टिकल 26 राइट टू प्रोफेस कहता है, आर्टिकल 27, 28 राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपेगेट। सो यूसीसी पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। और जिन महिला ने, वही संविधान तो कहता है वी शुड मूव टुवर्ड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहता है कि नहीं कहता है? मैडम कहता है कि नहीं कहता है? संविधान में यूसीसी के बारे में क्लॉज 5 में लिखा है कि आप जबरदस्ती यूसीसी को भारत में लागू नहीं कर सकते। नहीं, जबरदस्ती कौन कर रहा है? जबरदस्ती कौन कर रहा है? मुझे एक बात बताइए, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, नफीस साहब, कोई जबरदस्ती नहीं होता है। अगर कोई एजेंडा बताकर, अगर बीजेपी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी एजेंडा बता रही है भाई हम यूसीसी लाएंगे, अगर बंगाल के लोग बीजेपी के लिए वोट करते हैं तो वो चाहते हैं यूसीसी आए, तो फिर नफीस साहब थोड़े बताएंगे, बंगाल के लोग वर्डिक्ट देंगे। मैडम, जिसको यूसीसी चाहिए आप उसको दीजिए ना, हमें तो बंगाल के लोग ही तो वोट करेंगे ना सर।
बंगाल के वोट करेंगे कि नहीं करेंगे इस चुनाव में? आपने यूसीसी गुजरात में लागू किया, उत्तराखंड में लागू किया, जिस समाज को जरूरत है दीजिए। आपने ट्राइबल्स को बाहर क्यों रखा मैडम? देखिए यही फंसने वाला बात है। आपने कहा ट्राइबल्स कम्युनिटी इस यूसीसी से बाहर रहेगी, क्यों? क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो जिस समाज को जरूरत है आप उसको दीजिए, हमें नहीं चाहिए। ठीक है शादाब जी, काफी है। कैसे शादी? मैं एक बार हर्षवर्धन जी के बजाऊं से पहले शादाब जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। अभी चारू प्रज्ञा जी ने कहा, सुन लीजिए, दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू हमारे स्क्रीन पर है। चारू जी ने अभी कहा कि मुसलमानों का तो भला है, मुसलमान चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते। सुनिए चारू जी, मैं वापस आऊंगी, एक मिनट रुकिए। अब यहाँ नफीस साहब क्या कह रहे हैं? नफीस साहब कह रहे हैं जबरदस्ती हम पर थोप नहीं सकते हैं। अब मुझे शादाब जी बताइए, क्योंकि रशीदी जी भी बताएंगे। शादाब जी बताइए, थोपा जा रहा है क्या? देखिए सुचारिता, सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया गया। 1 साल हो गया है, कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ किसी के पर्सनल लॉज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। सब निकाह वैसे ही करेंगे जैसे निकाह होता है, शादी वैसे ही होगी जैसे होता है। सब अपने अपने कस्टम्स को मानेंगे। 3 चीजों में बदलाव किया। एक, 3 तलाक एक साथ नहीं दिया जा सकता, जिसके पहले भी कुरान भी तलाक बिदअत कहता है। दूसरा, हलाला जैसी कुप्रथा के ऊपर पूरी तरह से बैन होगा। तीसरा, जो तलाक होगा या निकाह होगा उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। और यूसीसी दुनिया में जितने विकसित देश हैं सबको विकसित बनाने में जब बन जाते हैं तो यूसीसी एक जैसा कानून सबके लिए लागू होता है। क्या अमेरिका में मुसलमान नहीं है? क्या इंग्लैंड में मुसलमान नहीं है? क्या जर्मनी में मुसलमान नहीं है? और ये जो चीजें एक मजबूत मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है और मैंने कई उम्रे किए हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ, एक मुसलमान अपने इस्लाम की प्रैक्टिस यूसीसी के लागू होने के बाद भी ईमानदारी से कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 1 से अधिक शादी नहीं कर रहा वो मुसलमान नहीं रहेगा, ये कहीं नहीं लिखा है। अगर वो अपनी बेटियों को 50% की हिस्सेदारी दे देगा तो मुझे नहीं लगता है बेटियों को राइट्स मिल रहे हैं, वो मुसलमान नहीं रहेगा, ये नहीं है। तो ये जो गुमराह किया जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वादा करती है कमिटमेंट पूरा होता है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नफरत की राजनीति से अलग अलग बांटने वाली राजनीति करते रहेंगे, मैं कह रहा हूँ ये जोड़ने वाली राजनीति है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक जैसा कानून। अच्छा, मैं अब एक बार हर्षवर्धन जी के पास जाती हूँ। चरण सिंह साबरा जी को भी लीजिए और रशीदी जी। मैं आपसे पूछूंगी हर्षवर्धन जी, भाई उन्होंने कहा कि ये तो लोगों को जोड़ने की राजनीति है। जो मैंने चारू जी से पूछा वो आपसे पूछती हूँ, क्या ये बीजेपी के लिए वोट जोड़ने की रणनीति नहीं है? बंगाल में बीजेपी बहुत समय से अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। क्या यूसीसी वाला दाव चुनाव से पहले बीजेपी के लिए वोट में तब्दील हो सकता है? सुचेता जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि भारत के संविधान ने अलग अलग तरीके से रहने, खाने, पहनने, जीवन का अधिकार दिया है और यूसीसी मतलब वो अधिकार छीनना नहीं है। कुछ लोग टीवी पर झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उससे उनको बचना चाहिए। यूसीसी का कतई मतलब नहीं कि कल से सापरा जी इस तरह से नहीं रह सकेंगे या शादाब उस तरह से नहीं रह सकेंगे या हर्षवर्धन इस तरह से, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये संभव है क्या कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं और मैं जाऊं तो वो रेड लाइट हो जाए और नफीस जाए तो ग्रीन लाइट हो जाए? ये संभव है क्या? ये नहीं संभव है, क्योंकि जब आप एक सड़क पर चल रहे हैं तो उस सड़क के नियम कायदे कानून मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं, कोई बाइक से जाएगा, कोई कार से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, इसमें कोई समस्या थोड़ी ना है। अब कोई ये कहे कि ना हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे, जब मन करेगा तब रेड लाइट पे हम निकल जाएंगे, जब मन करेगा नहीं करेंगे, तो ये संभव नहीं। इसको पहले जरा स्पष्टता से और सरल भाषा में समझना चाहिए। दूसरा, अगर कोई समान नागरिक संहिता या समान कानून को लेकर वोट जोड़ रहा है तो इससे सुंदर भला क्या हो सकता है? जब भारत से पाकिस्तान बट गया था तो हमारी संविधान सभा क्या कह रही थी? भाई देश को एक करके रखना है, जोड़ के रखना है। कई सवाल थे जो उस वक्त लग रहे थे कि इसको हम थोड़ा समय लेंगे, नेता हमारे सब ठीक करेंगे, नहीं कर पाए। हमारे नेताओं ने उसको टरकाते, मतलब एक प्रक्रिया बना ली, टालते टालते, उसी में 370 भी रहा। मेरा यह मानना है कि यूसीसी तुरंत प्रभाव से पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए मानेंगे लोग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में लागू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में लागू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्य भी लागू कर रहे हैं। और ये गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले कहा था कि हम अलग अलग राज्यों में इसको लागू करेंगे और फिर ये पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो 2 तरीके थे, या तो पूरे देश में लागू करते और उसके साथ वो राज्यों का हिस्सा बन जाता, या राज्य लागू कर रहे हैं तो कल को एक सहमति बन जाएगी और कहीं कोई ऐसा विवाद नहीं दिखा। शादाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उत्तराखंड में तो कहीं कोई विवाद इसका हुआ ही नहीं, कोई विरोध भी नहीं कर रहा है।
और अगर ये वोट की वजह बन रहा है तो इससे बेहतर भला क्या होगा? आप सबके लिए समान कानून कहें और वोट बढ़ जाए तो ये तो बड़ा सुंदर है। नहीं, और आपने सही बात बोली है। और उत्तराखंड में 1 साल हो गया ऐसे लागू होते हुए, जो शादाब जी ने कहा, उसके बाद भी ऐसा कोई वहां विरोध नहीं हो रहा है। तो मैं नहीं जानती हूं, अगर सापरा साहब, रशीदी जी स्क्रीन पर रखिए, सापरा साहब, यूसीसी वाला दाव ज्यादा इस वक्त चुनाव में बीजेपी के लिए फायदा पहुंचाएगा, या फिर ये जो 2 भाइयों का जो साथ था जो अब छूट गया, ये नुकसान पहुंचाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोगों का रीडिंग क्या है? आप तो दोनों पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, ये तो पता ही था कि ओवैसी और ये जो हुमायूं कबीर है, ये लीडर नहीं है, ये डीलर है। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे, अब ये उजागर हो रहा धीरे धीरे। हुमायूं कबीर का उजागर हो गया, अब दूसरा भी उजागर कुछ चंद दिनों में हो जाएगा। जहां तक अमित शाह की बात आप कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने यूजीसी की गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। अरे भाई, मुझे बोलने तो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। सुनिए, अभी सुनने का धैर्य रखिएगा। देखिए, यूजीसी की बात हुई है, मुझे अच्छा लगता अगर अमित शाह पश्चिम बंगाल में खड़े होकर के ममता दीदी से 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पूछते कि आपने कितनी नौकरियां दी, आपके राज्य में महंगाई क्यों हुई, आपकी सत्ता में उद्योगों का पलायन क्यों हुआ, आपकी सत्ता में महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़े। ये तमाम सारे सवाल अगर अमित शाह जी ममता दीदी से पूछते तो मैं वो मानता था। ये जो यूसीसी का सवाल पूछा है, ये तो उनकी टूल किट का हिस्सा, चुनावी टूल किट का हिस्सा, यानी भारतीय जनता पार्टी पूछा है सापरा जी, उन्होंने तो बताया है कि हम यार ये एजेंडा है, हम लाना चाहते हैं यूसीसी बंगाल में। ये सवाल का है, उसी पे आ रहा हूँ। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये 3D राजनीति करते हैं। अपने ढोल मत फोड़िए तुम। आप लोगों ने टीएमसी ने, आपने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए। अच्छा, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। शादाब जी, मैं आपका सवाल इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ। वो कह रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियों ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, अब यूसीसी के खिलाफ खड़े होकर वो वोट बटोरना चाहते हैं। बोलिए सापरा जी। अरे ये कहां से सारे मुसलमानों की वहां पर पैरोदारी करने के लिए आ गए? कौन पूछ रहा है उनको? सवाल ये है, सवाल ये है कि ममता बनर्जी, तो ओवैसी साहब लड़ रहे थे ना लड़ाई, तो ओवैसी साहब को लेने दीजिए मुसलमानों। ममता बनर्जी को 15 साल का वोट किस मुंह से मांगते हैं मुसलमानों से? भाई, किस मुंह से वोट मांगोगे मुसलमानों से? लड़ाई लड़ेगा दूसरा और वोट आपको जिस मुंह से आप जैसे दलाल मांगे, आप जैसे दलाल मांग रहे। अच्छा, ये आप दलाली करते पड़े हो। लड़ी है क्या कहीं? आपने मुसलमानों की लड़ाई को लड़ा है क्या कहीं? हुमायूं कबीर का कैसेट आ गया ना, आवाज उठाई है, अब दूसरा कैसेट भी आ जाएगा। शांत रहिए। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं सापरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि दूसरा कैसेट भी आ जाएगा। अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी वो सवाल उठा रही है ममता बनर्जी के खिलाफ जो आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं। आपने कहा रिपोर्ट कार्ड मांगे, आपने कहा महिलाओं से अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए, तो सबसे पहले आप लोगों को उठाना चाहिए। आप तो उनके सहयोगी हैं, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आप पूछते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की आवाज ममता बनर्जी क्यों नहीं उठाती? बिल्कुल, हमने ममता जी के खिलाफ सवाल पूछे हैं, हमारी चार्जशीट जारी है। हाँ। और उसके अंदर हमने पूछा है कि कामधुनी रेप केस के अंदर क्या हुआ, हमने पूछा आरजीकर के अंदर रेप केस का क्या नतीजा निकला, हमने पूछा है कि और जो संदेश खाली जो है उसके अंदर रेप केस का क्या नतीजा निकला। बोलते जाएंगे सुचेरी जी, एक मिनट रुकिए ना, उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए। डिबेट इस तरह से चलेगी क्या? नहीं। अब ये कौन है? ये कौन व्यक्ति है मुझे बताइए ना। ये कौन व्यक्ति, कहां से इसको पकड़ के लाए हैं? उत्तराखंड से लाए क्या? उत्तराखंड का क्या लेना देना पश्चिम बंगाल के अंदर, बताइए ना। अरे भाई, इसलिए लेना देना है क्योंकि अमित शाह ने, नहीं इस तरह से मत करिए ना सापरा जी, वो भी मेरे सम्मानित मेहमान है। नहीं, यूसीसी लाने की बात, वो सम्मान से रहने के लिए बताइए उनको सिखाइए सम्मान से कैसे रहना। ठीक है, नहीं तो मैं इनके सारे कपड़े उतार दूंगा अभी 5 नहीं, इस तरह की भाषा आपके खुद उतरे हुए, आप यही काम करते हैं। यही बातें करनी है आपको नेशनल टेलीविजन पर आकर। कौन किसके कपड़े उतार रहा है? नो, वही कैटेगरी है आपकी। ये इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। रशीदी जी को लाइए स्क्रीन पर, रशीदी जी को लाइए स्क्रीन पर। मुझे लगता है कि ये अच्छी भाषा नहीं है। मैं सीधे अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोहीवाल के पास जा रही हूँ, वो बंगाल में है इस वक्त, अमित शाह उनके साथ। जी अमित जी, वो क्या कहती है इस बार सदर सीट पर खड़गपुर में बंगाल? स्पष्ट रूप से बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, इसका परिचायक। जब ये भीड़ देखते हैं आप, तो क्या ये इस बात का भरोसा है कि ममता बनर्जी के प्रति जो डर की बात होती है बंगाल में, वो कम हो रहा है, दिख रहा? जिस प्रकार कर रही है और जिस प्रकार से
चुनाव आयोग ने सुरक्षा की व्यवस्था की है। मैं नहीं मानता किसी भी गुंडे की हिम्मत है ये वातावरण में वोट चोरी कर पाए। गृह मंत्री बंगाल के आसपास ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए है? जरूरत क्या, यहाँ सरकार बनानी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जहाँ चुनाव भाजपा लड़ती है वहाँ जाना मेरा बहुत जरूरी भी है, पार्टी के लिए और मेरे लिए दोनों। गृह मंत्री जी ये बताएं कि चुनाव आयोग पर आरोप लगता है तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि वो पार्शियलिटी करते हैं। देखिए, सब जगह चुनाव हो रहा है 5 राज्यों में, कहीं आरोप नहीं लगा। ममता जी को सिंपैथी वोट गेन करने की आदत पड़ी है, मगर इस बार बंगाल की जनता ने उनको टाटा बाय बाय फाइनली कह दिया। और हुमायूं कबीर पर सवाल उठते हैं कि वो बीजेपी की भी टीम है, इसलिए मुस्लिम वोट में मदद करेंगे तोड़ने में। नहीं, जो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बना है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के जाने का सवाल ही नहीं उठता। इससे तो अच्छा है हम ऑपोजिशन में बैठे। कितनी सीट का आपको अंदाजा है इस बार जीत का? हम कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। पहले चरण के बाद कुछ कॉन्क्रीट कह पाएंगे हम, मगर हाफवे मार्क को पार कर बहुत आगे। कांग्रेस यहाँ पर बार बार कह रही है कि हम इस बार जिस तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं खड़गे जी और बाकी सारे नेता, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ऐसी है, ना उनको जनता भाव दे रही है ना ममता भाव दे रही है, और खामखा वो बाजार में घूम रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह इस समय एक बड़ा रोड शो करते हुए और सबको ये बताते हुए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के नजदीक। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, मिदनापुर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारी सहयोगी मनोज्ञा गृह मंत्री अमित शाह से बात कर रही थी। अमित शाह ने ही आज यूसीसी का दांव चला है, उन्होंने बीजेपी की तरफ से ये मैनिफेस्टो में बात रखी है। अब मैं रशीदी साहब के पास जा रही हूँ। रशीदी जी, आपने गृह मंत्री साहब को सुना होगा, अब यूसीसी वाली बात है, लेकिन मैं पहले आपसे उस भाईचारे पे जो एक गांठ लगी या मैं कहूँ दरार पड़ी, उस पर आना चाहती हूँ। आपके बगल में नफीस साहब बैठे हुए हैं, ओवैसी साहब आए, हुमायूं कबीर आए, दोनों ने हाथ मिलाया, कहा मुसलमान हमारे साथ है, वोट हमें करेगा। ऐसा लग रहा था ममता बनर्जी का गढ़ ढा देंगे, और फिर आज खुद ही उनका गठबंधन ढह गया। देखिए सुचारिता, मैं तो दिल्ली में बैठा हूं और ये बंगाल में बैठे हैं, बगल में कहां बैठे हैं, बहुत दूर का फासला है, नंबर 1। दूसरे, एक चीज को समझिए, ये जो यूसीसी का दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, 2 चीजें साथ साथ हो गई। एक करेला और नींद चढ़ा। एक तो गठबंधन टूट गया, जिससे जो उम्मीदें थी मुसलमान के वोट के बिखराव की, वो उम्मीदें पानी फिर गया। ठीक है। उसके बाद में यूसीसी का ऐलान करना, मैं समझता हूं मुसलमानों को जोड़ने का काम करेगा, ये तोड़ने का काम नहीं करेगा। और मुसलमान जितना जुड़ेगा यूसीसी के डर से, इतना ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूसीसी को मुसलमान नहीं मानता और मैं भी उसको कंडम करता हूं। हालांकि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यूसीसी को मैं कंडम करता हूं, यूसीसी को मैं भी नहीं मानता। तीसरी और अंतिम बात जी, ये हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जो जोड़ी है, इस जोड़ी से बहुत कुछ पहले भी होने वाला नहीं था। अच्छा। लोग कयास लगा रहे थे कि भाई शायद कुछ होगा, उम्मीदें थी, लेकिन क्यों नहीं मानते मौलाना रशीदी जी? रुकिए यार ये बीमारी क्यों है आपको? रुकिए ना शादाब जी, रुकिए। हर आदमी के बीच में बोलोगे आप? मैं चुप नहीं बैठा जाता आपसे। फिर आप कहते हो ऐसे बोल गया, वैसे बोल गया। बोलने दो भाई, बोलने दो भाई, खोलने दे तुम्हें। अच्छा ठीक है। तीन तलाक के नाम माँ के साथ हलाला हुआ है क्या? मुस्लिम बेटियों के साथ, मुस्लिम बेटियों के साथ हमारे घर में किसी के साथ हलाला हो गया? नहीं, सुनिए जरा। हमारे घर में अच्छा ये भाषा नहीं, घर में परंपराएं चलती होंगी, ये एक दूसरे के घर पर मत जाइए किसी के साथ भाई। ये बहुत ये अच्छी बातें नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर आप लोग तो कब से आ रहे हैं, बताना पड़ेगा मुझे आपको। यहाँ पर मैं क्लास लगाकर बताऊं आप लोगों को कि क्या बोलना चाहिए नहीं। अरे सुन लीजिए, बात छोड़िए पीछे, मैं आपसे पूछती हूँ, मुद्दे पर आइए। रशीदी साहब मैं आपसे पूछती हूँ, आपने कहा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। अरे सुनिए, इनसे पूछिए क्या है हलाला। इस्लाम में ही नहीं पहले से हलाला। ये बिना वजह हलाले को हथियार बनाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। ये पागल आदमी जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा, बंद किया जा रहा है, चुप बैठो तुम यार, आप बेटियों को मतलब गलती करे, चुप कराओ सुचारिता, ये क्या तरीका है भाई? नशे में आए आधे घंटे के बाद बोल रहा हूँ। अब मैं रशीदी जी को लीजिए स्क्रीन पर और हर्षवर्धन जी को ले लीजिए।
एक सेकंड नहीं, मुझे सुनिए, बोलने नहीं शादाब जी रुकिए एक मिनट, आप पहले उनका समय है, उनको बोलने दीजिए, वो सही बात कह रहे हैं, उनका समय था, मैं उनके पास गई हूँ, चारू जी को लीजिए। नहीं रुकिए, रशीदी जी, आपने कहा कि इस गठबंधन से तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला था, तो फिर आपने शुरुआत में ये क्यों कहा कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया, मुस्लिम वोट की आस लगाए बैठे थे, मुस्लिम वोट तुम्हारे, अरे जब कुछ हो ही नहीं रहा था तो फिर क्या है? सुचारिता, एक बात को सुनिए, और हर्षवर्धन जी बैठे हैं, इसको मानेंगे, जरूर मानेंगे। ठीक है। असदुद्दीन अवैसी और हुमायूं कबीर के मिलने से कुछ उम्मीद बंधी थी कि मुसलमान वोट का बिखराव होगा। ममता के साथ में जो वोट मुस्लिम जाना था, वो शायद इस जोड़ी की वजह से कहीं ना कहीं ममता से दूर होगा, और जितना मुस्लिम वोट ममता से दूर होगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, ये होने वाला था। एक तो जोड़ी टूट गई, दूसरे जो यूसीसी का जो दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं बंगाल जैसे राज्य में इस तरह का दाव चुनाव से पहले नहीं खेलना था। जो वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाला था, जिसने मन बनाया था भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का, यूसीसी का लफ्ज सुनने के बाद वो वोट भी सारा वापस चला जाएगा, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत सा हिंदू वोट आ जाएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं, और सिर्फ मैं हिंदू क्यों कहूं, बाकी धर्मों के भी लोग, जो उनको लगता है कि यूसीसी होना चाहिए। बहुत से मुसलमान लोग भी मानते हैं सर कि यूसीसी सही है, उसमें गलत क्या है? नहीं मानता, मुसलमान कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता, शादाब जी तो बैठे हैं आपके सामने, तो ना हिंदू ना मुसलमान मुसलमान वो मानता है, जो ना हिंदू ना मुसलमान वो मानता है। सुनिए बात, अब मैं ज्यादा टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले यूसीसी का जो दाव है, जिस तरह से आप लोग बताना चाह रहे हैं कि ये दाव बहुत भारी पड़ेगा और हिंदू वोट आ जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बहुत सोचने और समझने की बात है, समझिएगा और देखिएगा जिस दिन परिणाम आएंगे, मैं और आप बैठेंगे, जिस दिन परिणाम आएंगे। अच्छा ठीक है, अपना जवाब दे दीजिए, वो देना चाह रहे हैं जवाब, वो जवाब देना चाह रहे हैं। सुचारिता, जिस दिन परिणाम आएगा, मुझे और हर्षवर्धन जी को बिठाइएगा, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन रशीदी जी कह रहे हैं मुझे और हर्षवर्धन जी को बिठाइएगा, फिर हम असेस करेंगे कि देखिए क्या हुआ है। वो कह रहे हैं मुसलमान भी छिटक गया चारू जी आपसे, और हिंदू भी नहीं चाह रहा है, आप यूसीसी का दाव चलते रहिए, कोई नहीं आएगा आपके पास। देखिए जिस तरीके के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, दाव खेलना, भारी पड़ना, पहले तो मैं ये बता दूं, ये नागरिकों के बारे में विषय है, ये हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये भारत के नागरिकों का विषय है। दूसरी बात आप ये देखिए, ये नेशनल टेलीविजन पे आपके शो पर सुचारिता जी कैसे झूठ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सारी प्रैक्टिसेस के अंदर भंग डाली जाएगी। भाई इसमें कोई फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर रिलीजन नहीं है, इसमें केवल ये है कि एक देश में अगर एक कानून है, मैंने तो ये चीज बोली नहीं, संविधान के आधार पर चलेगा या आपके धर्म के आधार पर चलेगा। और एक ही देश में एक ही कार्य करने के दो अलग अलग मायने कैसे निकाले जा सकते हैं? अगर एक बच्चा हिंदू परिवार में जन्म लेता है और दूसरा बच्चा मुसलमान परिवार में जन्म लेता है, तो उन दोनों लड़कियों का जीवन इतना ज्यादा अलग कैसे हो सकता है? और नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये मानती हूँ के नाम पर पूरे का पूरा राष्ट्र एकत्रित हो जाता है। अच्छा एक बात ये और कहते हैं, ये तो संविधान के खिलाफ है जी, राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन के खिलाफ है। कहाँ से है? संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं वापस उत्तराखंड का उदाहरण लेती हूँ, मैं गुजरात का उदाहरण लेती हूँ, और पहले भी जिस तरीके से कुछ बदलाव लाए गए, चाहे वो ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करना था, उसके बाद भी तो चुनाव हुए हैं, और उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस जोर शोर से जीती है, उससे एक बात जाहिर होती है कि हम अगर सोसाइटी का एडवांसमेंट चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो पहला स्टेप है जो हमारे देश को लेना पड़ेगा। दुनिया में मुझे एक सेक्युलर नेशन बता दीजिए जो संविधान के आधार पर चलता हो, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ना हो। एक भी ऐसा देश नहीं है। ठीक है, रशीदी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद शादाब जी ये अपने कन्वीनियंस, ठीक है रशीदी जी जवाब दीजिए, अपनी कन्वीनियंस से मत बताइए, आपकी पसंद मैटर नहीं करती। रशीदी जी, बंगाल की जनता अगर बीजेपी को लाती है सर, वो भी ये सोच समझ के लाएगी कि उसे यूसीसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो लाती है तो इसका मतलब क्या है? क्या वो यूसीसी चाह रही है, या फिर आप तय करेंगे यूसीसी होगा कि नहीं होगा? सुचारिता जी देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, और मैं चाहता भी हूं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आए। अरे बड़ी बात कह रहे हैं आप भाई। नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं चारू जी से
मैंने तो कुरान की और हदीस की बात की ही नहीं सिविल कोड को लेकर। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये बोला कि यूसीसी का जो दाव है वो कहीं ना कहीं पार्टी को भारी पड़ सकता है। अब मुझे बोलने दीजिए, सुनिए बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कही है कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ जाती हो, मैं आपसे सिर्फ एक आपके टीवी के माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं चारू जी से। मुसलमान के पास सिर्फ 3 चीजें हैं जिसमें संविधान ने मुसलमान को ये कहा है कि 3 चीजें आप अपने धर्म के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हो, निकाह, तलाक और वरासत। इसके अलावा कोई चौथी चीज है ही नहीं जिसको हम अपने धर्म के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हो। हर्षवर्धन जी क्यों हंस रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ यूसीसी में आप इन 3 को ही क्यों लाना चाहते हैं? अच्छा रशीदी जी, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछती हूँ। आपने अभी ऑन एयर बोला, सुनिए मेरी बात, आपने अभी ऑन एयर बोला कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ बंगाल में बीजेपी आए। तो मैं आपसे उदाहरण के रूप में पूछती हूँ कि बीजेपी ने अब यूसीसी की बात रख दी है, तो अगर आप बंगाल के मुसलमान होते और आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उन्होंने यूसीसी का दाव चल दिया, तो आप इनके लिए वोट करते कि नहीं करते? नहीं, मैं बंगाल का मुसलमान सबसे पहले तो क्यों होता? नहीं, अरे भाई नहीं है आप, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर आप होते, आप सपोर्टर हैं, तो यूसीसी के नाम पर आप पल्ला झाड़ लेते, आप कहते नहीं वोट करूंगा। सुचारिता, मैं वो बंगाली क्यों होता जिस पर बांग्लादेश होने के आरोप लगते हैं? मैं क्यों होता वो बंगाली? अब ये दूसरा क्यों होता, मैं बताओ ना मुझे। बिना वजह एक चीज है कि सोच लो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तो मैं आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही हूँ सर, क्योंकि आपने ये कहा ना, आपने अभी ये कहा कि मुसलमान यूसीसी के नाम पर छिटक जाएगा। कुछ मेल तो अगर कोई सपोर्टर होगा तो वो क्या यूसीसी के नाम पर छिटक जाएगा? मैं तो ये समझना चाह रही थी, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर देखिए मैंने फिर कहा कि मैं यूसीसी का विरोध करता हूँ और विरोध करूंगा, ठीक है, और पार्टी में रहकर करूंगा, ये मेरा अधिकार। वो हम समझ गए, बिल्कुल। दूसरी बात, यूसीसी के नाम पर आप इन्हें वोट नहीं देते? नहीं, फिर वही बात, वोट की बात ला रही है। अब जब यूपी में वोट की बात आएगी तो दोनों बातें तो नहीं चल सकती ना रशीदी जी। मैं सपोर्ट भी करता हूँ, मैं चाहता भी हूँ आए, तो सवाल सीधे बताइए। अच्छा हर्षवर्धन जी, सुनिए ठीक है, अब हर्षवर्धन जी के पास जाइए, पूछ लेना ये सवाल। अब हर्षवर्धन जी, ये डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? मैं रशीदी साहब से ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर बंगाल का मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, वो यूसीसी के नाम पर छिटकेगा क्या? वो कहेगा अब मैं इनको वोट नहीं दूंगा, अब मैं इनसे अलग हो जाऊंगा। नहीं सुचेता, सबसे पहले मुझे हंसी इसलिए आ रही कि साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि भाजपा जीत जाए और सारे भाजपा के मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। तो कोई भी जो देख रहा होगा टीवी, सिर्फ यूसीसी, कोई भी जो देख रहा होगा, गलत मत कीजिए ना। मैं सिर्फ यूसीसी का विरोध कर रहा हूं। लेकिन जो मूल बात है, देखिए इसको बहुत गंभीरता से समझिए। हम टेलीविजन पर सिर्फ ये कि एकेडमिक टाइप डिबेट करें और कहें कि नहीं ये छुपा लेना है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट नहीं देने जा रहा है। मुसलमानों की एकमात्र नेता ममता बनर्जी हैं। असदुद्दीन ओवैसी थोड़ा बहुत असर डालते हैं, पिछले कुछ चुनाव में उन्होंने साबित करके दिखाया है, विशेष करके बिहार में, महाराष्ट्र में। लेकिन हुमायूं कबीर मुझे ममता बनर्जी का ही एक दांव लगते हैं, जिन्होंने बाबरी पहले न्यू की, बड़े मजे से कोई पुलिस नहीं पकड़ती है, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, और फिर एक दिन स्टिंग भी आ जाता है चुनाव से पहले कि वो तो भाजपा 1000 करोड़ दे रही थी। अब जरा सोचिए, जो ऐसा आदमी है कि आज यहाँ कल वहां तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पहले बाबरी बनवाई और उसके बाद फिर ये स्टिंग करवाया। तो देखिए अब ये दिखता है, ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि डिबेट खत्म होते होते ये बात आई है। लेकिन हर्षवर्धन जी कह रहे हैं हुमायूं कबीर सीधे टीएमसी की उपज है। शांतनु जी, हुमायूं कबीर को उन्होंने खड़ा किया, बाबरी की बात हो गई, उन्होंने गिरफ्तार तक नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, और अब ये स्टिंग डाल दिया। सबसे पहला बात तो ये है कि अमित शाह जी आके करप्शन का बात कर रहे हैं, और अभी 10,000 करोड़ का करप्शन का चीज सामने आया हुमायूं कबीर द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड का करप्शन अभी भी हम लोगों को याद में है। और देश में अगर सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी कोई है तो उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। सबसे ज्यादा सेकुलर पॉलिटिशियन कोई है तो उसका नाम है ममता बनर्जी, जो सबके लिए काम करते हैं। ममता बनर्जी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम नहीं करता है। अब बीजेपी रूल स्टेट के तरफ झांक के देखिए, वहाँ पर एक बैन है। नहीं सर, उनकी बात पर रिएक्ट करिए ना शांतनु जी। नहीं खा पाएंगे,
ऐसे नहीं चलेगा। उनकी बात पर रिएक्ट कीजिए कि हुमायूं कबीर को तो टीएमसी ने ही आगे खड़ा किया, एन मौके पर ऐसा स्टिंग लगाकर फायदा किसे हो रहा है? अब ममता बनर्जी को हो रहा है। जो बात सही है वो निकल गया। हम लोग बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का एक टीम बन के काम कर रहा था एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट का डिवीजन करने के लिए, और पीएमओ इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग इसलिए इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया है। इसमें मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का नाम आया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम आया है, लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम आया है। पीएमओ तक पहुंच गए भाई चारू जी। इन्वेस्टिगेशन करके हाँ, जवाब दीजिए भाई। हर्षवर्धन जी ने कहा हमें तो लग रहा है टीएमसी का किया कराया हो सकता है जी। देखो, मैं एक बात इनको बता देना चाहती हूँ इस समय पर, ये ना अपने सपनों की नगरी में जीते हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले एक बात को समझ ले कि ये जो भी ये शगुफे से छोड़ते रहते हैं, ये जनता को नहीं समझ में आ रहा। आपका कैंपेन प्लान क्या है कि आपका मच्छी खाना बंद करा देगी भारतीय जनता पार्टी, ये आपका नैरेटिव है। आपका नैरेटिव ये है पूजा पाठ बंद करा देगी भारतीय जनता पार्टी, जो मतलब इस बात के लिए फेमस है कि हम आपसे लड़ रहे हैं कि रामनवमी की हमारी यात्रा निकलने दीजिए, दुर्गा पूजा होने दीजिए। तो ये जो भी बातें इस चुनाव में कह रहे हैं ये सच बात है। तो जनता जी, ये बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, आपके बीच में बोलूंगी। तो जनता जी अच्छा एक मिनट, शांतनु जी सुन लीजिए ना वो क्या कह रही है। शांतनु जी सुनिए। हाँ, नफीस से आप आ रहे। शांतनु जी, मैं मानती हूँ सच आपको ज्यादा चुभता है, लेकिन इस समय एक कड़वा सच और याद कर लीजिए। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम तक नहीं बचा पाई, अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई, वो अपनी सीट हार गई थी। ये आपके लिए एक ट्रेलर होना चाहिए आने वाले चुनाव का, जो पिछले चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा यहाँ पे मुझे तो ओवैसी साहब के लिए लग रहा है, नफीस साहब एक मिनट, ओवैसी साहब के लिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर को टीएमसी ने प्लांट कर दिया। पहले कहा कि वो बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी ने उन्हें आगे कर दिया। लेकिन सोचिए जरा नफीस साहब कि ये तो अब सबसे बड़ा दाव ओवैसी साहब के लिए लग गया। ओवैसी साहब उन पर भरोसा कर आ गए, लेकिन वो भरोसा टूट गया। नफीस साहब, मैडम, स्टिंग ऑपरेशन में एमआईएम का कोई रोल नहीं था और हमें खुशी इस बात है। और इसी डिबेट में जो मौलाना साहब हमें बी टीम कह रहे हैं, वो इसी डिबेट में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। गुड जॉब। कांग्रेस नेता भी हमने बी टीम कर रहे हैं, भैया दिल्ली में मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? पूरे बंगाल में मैंने बी टीम बोला ही नहीं। नहीं, जो गुड जॉब वाला सर्टिफिकेट आपने दिया ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सुनिए, देखिए ये सीधी बात बड़ी स्पष्टता से सामने आ गई है कि अब मुस्लिम वोट का जो एक ट्रेंड है वो देखना होगा कि अब इस सब के बाद जो मुसलमान वोटर है बंगाल का, वो अभी भी ममता बनर्जी के पास जा रहा है या वो ओवैसी साहब के पास आता है, किस पर भरोसा कर रहा है और क्या ये ट्रेंड बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।